दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी नफरत का बंधन। ये कहानी का पार्ट 17 है। पार्ट 16 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा रिकैप हम लोग देख लेते हैं। आरोही और आदित्य के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। नफरत का दावा करने वाला आदित्य अब उसकी सेहत और ज़रूरतों का ख्याल रखने लगा है। वहीं शूटिंग के दौरान एक रहस्यमयी आदमी और वेदांत की अंडरवर्ल्ड वाली बातों ने आरोही के अतीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रक्षाबंधन पर आदित्य ने चुपके से आरोही की खुशी का इंतजाम किया, लेकिन अब दिनेश अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ रहा है। क्या वो बहन आरोही ही है? आइए जानते हैं। आरोही जब शाम को शूटिंग लोकेशन से बाहर आई तो उसने देखा कि वहां पर असर खड़ा हुआ था। असर को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां क्या कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो उससे रूठ कर गया था उसे लग रहा था कि अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आरोही को उससे बात करनी थी। वो उस दिन के लिए उसे सॉरी कहना चाहती थी। वो इस वक्त किसी से बात कर रहा था और आरोही को खुद के नज़दीक आते हुए देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। तब तक वो आदमी भी उसके पास चला गया जिससे वो बात कर रहा था। तुम आ गई? असर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, आरोही ने जवाब दिया। तो कैसी रही शूटिंग? असर की बात सुनकर आरोही थोड़ी हैरान थी। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उनके बीच पहले कुछ हुआ ही नहीं था। आरोही ने फिर से उसकी बात का जवाब दिया। ठीक। असर अपनी कार में बैठते हुए बोला, चलो फिर तुम्हें एक अच्छा सा डिनर करवाता हूँ। आरोही कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तब तक वो अपनी गाड़ी में बैठ गया था। आरोही ने इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। लग तो ऐसा ही रहा था जैसे कोई देख नहीं रहा है। आरोही कुछ दिनों से खबरों में थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि अब असर के साथ उसकी कोई भी खबर बन जाए। असर ने उसे आसपास देखते हुए कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। असर ने अंदर से झांकते हुए कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सब जगह देख लिया है। यहाँ आसपास कोई नहीं है। आरोही वैसे तो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। इसीलिए वो उसकी कार में अंदर जाकर बैठ गई। वहीं दूर एक पेड़ की छांव में एक कार खड़ी थी। अंधेरे में वो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका रंग भी अंधेरे की तरह ही काला था। उसी के साथ खड़ा था एक आदमी जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और हाथ में सिगरेट थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, लेकिन उसकी नज़र आरोही पर ही थी, जो अभी अभी किसी दूसरे कार में बैठी थी। आरोही को कार में बैठते ही असर ने कहा, सीट बेल्ट लगा लो। आरोही ने जल्दी से सीट बेल्ट लगा दी। वो उसके साथ डिनर करना नहीं चाहती थी, लेकिन उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। उसने कहा, असर, मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। असर ने उसके चेहरे को बिना देखे हुए गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे बालों के साथ ये सब किसने किया? तुम सिर्फ एक ही शर्त पर माफ़ी मिल सकती है। उसकी बात सुनकर आरोही चुप हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। वो ये बात नहीं बता सकती थी कि उसके बालों को आदित्य ने काट दिया था। असर बोला, तो तुम बताओगी नहीं? आरोही ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बालों को किसी ने नहीं काटा। ये मैंने खुद ही किया था। झूठ मत कहो, मुझे पता है ये तुम्हारे बालों को किसी ने काटा है। असर ने गंभीर होकर कहा,
वो उस इंसान को मार देगा जिसने ये सब किया था। असर ने मन ही मन सोचा, क्या आरोही का कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है? ये सोचकर वो थोड़ा असहज महसूस करने लगा। तभी उसकी नज़र आरोही के बालों पर फिर से गई। उसने बिग पहनी हुई थी जो असर ने उसे दिलाई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। असर ने कहा, अच्छा हुआ तुमने बिग पहनी हुई है, नहीं तो मेरा आधा गुस्सा भी कम नहीं होता। आरोही ने अपने बालों को छुआ। उसने असर को नहीं बताया कि वो बिग उसे आदित्य ने दी थी। उसने जो बिग दी थी वो उसने घर पर ही छोड़ दी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस बाहर की तरफ देखती रही। लेकिन जब उसने देखा कि ये वो रास्ता नहीं है जो उसके घर को जाने को था, तो वो अचानक से बोली, असर सर, मैं आपके साथ आज डिनर नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे घर पर ही छोड़ दीजिए। लेकिन असर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कार की स्पीड और भी ज़्यादा तेज कर दी। आरोही ने दोबारा असर को समझाते हुए कहा, असर, मुझे घर जाना है। तभी उसकी कार एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट था जो चाइनीज़ फूड के लिए मशहूर था। असर जल्दी से कार से उतरा और आरोही की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। आओ बाहर, मुझे तुम्हें यहाँ का खाना टेस्ट करवाना है। यहाँ सच में बहुत अच्छा चाइनीज़ फूड बनाते हैं। आरोही चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। उसे असर के साथ खाना नहीं खाना था, लेकिन अब जब वो आ ही गई थी तो उसने कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों वो चुप थी। वो बाहर आ गई। जब अंदर गई तो वहाँ बहुत भीड़ थी। पहले ही नज़र में पता लग गया था कि ये जगह अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। असर ने उसके लिए चेयर खींची और बैठने का इशारा किया। आरोही उस पर बैठ गई। उसने देखा कि मास्क पहनने के बाद असर का पूरा चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने असर से कहा, अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? असर उसके थोड़ा करीब आते हुए बोला, चिंता मत करो, कोई नहीं पहचानेगा। मैंने अपनी आँखों के लेंस भी बदल दिए हैं। वहीं आरोही भी अपनी बिग उतार कर आई थी ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। बिना लंबे बालों के वो बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन यकीनन कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। दोनों ने अपना रूप अच्छी तरह से बदला हुआ था। अब जब वे वहाँ आ ही गए थे तो आरोही ने भी मेन्यू उठाया और वहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर डिश को मंगवाने का सोचा। असर को भी वही पसंद थी। उसने भी इसी का ऑर्डर किया। अब दोनों ऑर्डर के आने का इंतज़ार करने लगे। असर ने फिर से उसकी आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। असर ने फिर से उसकी आंखों की ओर देखते हुए कहा, आरोही, मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनना चाहता हूँ। आखिर तुम मुझसे सच क्यों नहीं कह रही हो? क्या होगा आगे? क्या आरोही असर को सच बताएगी? आखिर कौन था वो आदमी जो अंधेरे में छिपा हुआ था? क्या वो आरोही के आने का इंतजार कर रहा था? और क्या होगा अगर आदित्य को उनकी इस मुलाकात के बारे में पता चलेगा? आइए जानते हैं। ये सब आरोही के ऊपर डिपेंड करता था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसे बताए या नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों असर उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहता था। ऐसा क्या था जो उसकी आंखों में उसे हमेशा खामोशी और दर्द दिखाई देता था? एक एक्टर होने के नाते वो जानता था कि कब इंसान सच बोलता है और कब इंसान झूठ बोलता है। उसे चुप देखकर असर को ऐसा लगा जैसे वो उस पर ज़्यादा ही फोर्स कर रहा था। अगर वो नहीं बताना चाहती तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए असर ने आरोही से कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं ही तुम्हें ज़्यादा फोर्स कर रहा था।
लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो और तुम्हें कोई भी बात शेयर करनी हो तो तुम जब चाहो मुझे बता सकती हो। जिस तरह से असर ने उससे बात की, आरोही को उसमें एक दोस्त दिखाई दिया। आरोही मुस्कुरा दी। तब तक उनका खाना भी आ गया। खाना खाते हुए उन दोनों ने कुछ और बातें की। जब वो बाहर निकले तो होटल के बाहर एक छोटा सा झुमका का स्टॉल लगा हुआ था। उसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे झुमके थे। आरोही की नज़र जैसे ही उन पर गई, उनकी आंखों में चमक आ गई। बिना असर को कुछ बोले वो जल्दी से उस स्टॉल की तरफ बढ़ गई जहां पर बहुत अच्छे अच्छे झुमके रखे हुए थे। आरोही ने उन झुमकों को देखा। वो बहुत प्यारे थे। उनमें से एक एक करके अपने कानों में झुमके लगाना शुरू किया। सामने शीशे में वो खुद को देख रही थी। असर उसको देखते हुए उसके पास आ गया। आरोही बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। असर ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखा तो उसे अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि आरोही कितनी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाया करती है, वरना आजकल की लड़कियां उन्हें चाहे कितना भी मिल जाए वो कभी खुश ही नहीं होती। लेकिन ये लड़की सबसे अलग थी। एक झुमका लगाकर आरोही ने असर की तरफ देखा और उसे इशारा करते हुए पूछा, क्या झुमका अच्छा लग रहा है? असर ने निगाहों में ही मना कर दिया। उसने एक झुमका वहां से उठाया और आरोही को देते हुए कहा, ये अच्छा है। आरोही को भी वो ठीक लगा। उसने वो झुमका जो उसने पहना हुआ था निकाल दिया और असर के दिए हुए झुमके को कान में पहनना चाहा, लेकिन उसका पीछे का हिस्सा मोटा होने के कारण उसके कान में वो घुस नहीं रहा था। अचानक से उसे बहुत ही दर्द महसूस हुआ। असर ने अपने हाथ उठाकर जल्दी से कहा, रुको, मैं देखता हूँ। असर ने धीरे से उसके कान में झुमका डाला और कहा, इसे आराम से डालो। तुम्हें कहाँ की आफत आ रही है? जैसे ही असर ने आफत कहा, अचानक से आरोही के दिमाग में आदित्य का नाम याद आ गया। वो उसे आफत कहा करता था, ये सोचकर कि उसके लिए सिर्फ वो एक मुसीबत थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे के बदलते हुए रंग को देखकर और उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब होते हुए देखकर असर ने जल्दी से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो उसे निकाल दो। हो सकता है तुम्हें दर्द हो रहा हो। आरोही ने धीरे से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कई बार दर्द सहना अच्छा होता है। क्या हमें उस चीज़ को निकाल देना चाहिए जो हमें दर्द देती है? उसकी बात के पीछे कोई तो मतलब छुपा हुआ था। असर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अगर वो आपको दर्द देती है तो आपको उसे अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालना चाहिए? लाओ, मैं निकालता हूँ। ये कहते हुए उसने जल्दी से उसके कान से झुमका निकाल दिया। आरोही को अब उसके उस कान में दर्द महसूस होना बंद हो गया था, क्योंकि उसके कान का छेद इतना बड़ा नहीं था जितना उस झुमके का पीछे वाला हिस्सा था। असर ने पूछा, तुम्हें दर्द हो रहा है? आरोही ने गर्दन हिलाई और कहा, थोड़ा सा। असर बोला, कोई बात नहीं, ये बस थोड़ी देर तक रहेगा, फिर चला जाएगा। उसके बाद उसने उसके चेहरे को देखा और कहा, ऐसी ही वो सब चीज़ें होती हैं जो आपको ज़िंदगी में दर्द देती हैं। जब हम उसे नहीं निकाल सकते हैं तो वो इस तरह से थोड़ी देर के लिए हमें परेशान करती हैं और दर्द देती हैं, लेकिन बाद में सब सही हो जाता है। तब आपको सुकून महसूस होता है। आरोही तो जानती थी उसकी बात का क्या मतलब था। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तभी उसे वो जो झुमके पसंद आए थे उसने उन्हें खरीद लिया। लेकिन तभी बारिश होने लगी। असर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी चलो गाड़ी में, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। वो दोनों जल्दी से भागते हुए गाड़ी की तरफ आए। असर ने जल्दी से उसके लिए दरवाज़ा खोला और अपने आप भी कार में आके बैठ गया। आरोही जब घर वापस आई तो उसने आदित्य को वहीं लिविंग रूम में बैठे हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था
और वो दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। अचानक से आरोही की नज़र उसकी नज़रों से मिली तो उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत था। उसने उससे अपनी नज़रें चुरा ली और फिर ऊपर की तरफ जाने लगी। वो थोड़ी भीग गई थी, उसे जल्दी से एक हॉट शावर लेना था। तभी अचानक से उसके पीछे से आवाज़ आई, मेरे साथ चलो। आरोही ने अपने हाथ में पकड़े हुए पर्स को कस के पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखा। वो अभी भी वहीं पर काउच पर बैठा हुआ था। आरोही बोली, हमें कहाँ जाना है? आदित्य खड़ा हो गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। आरोही को ऐसा लगा जैसे मौत उसकी तरफ आ रही थी। फिर आदित्य ने आकर उसकी बाजू को पकड़ लिया। वो उसे बाहर खींचते हुए लेकर गया। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो बारिश में है या फिर उसे सर्दी लग जाएगी। जाकर उसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और आरोही को अंदर की तरफ ढकेल दिया। उसके बाद वो ड्राइविंग सीट पर आ गया। आरोही डर से घबराने लगी। उसने आदित्य को देखा और कहा, आदित्य, हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आरोही ने देखा कि वो एक मॉल के बाहर रुके थे। आदित्य जल्दी से कार से निकला और उसने आरोही को भी पकड़कर बाहर निकाला। वो तेज चल रहा था। आरोही उसके कदमों से कदम मिला नहीं पा रही थी। वो लगभग भाग रही थी। आखिर आदित्य को एकदम से क्या हो गया था? आरोही ने देखा कि वो एक ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसे थे। आसपास सोने चांदी और हीरो की चमक से थोड़ी देर के लिए आरोही की आंखें बंद हो गईं। ये रायजादा मॉल था। जैसे ही आदित्य को वहाँ शॉप के मैनेजर ने देखा तो वो जल्दी से उसके पास भागकर आया और बोला, सर, आप यहाँ, आपको क्या चाहिए? आदित्य ने कहा, दुकान में जितने भी इयररिंग्स हैं वो सब यहाँ ला कर रख दो, मैडम को दिखाओ। आरोही को जैसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने आदित्य को देखा। उसने अभी भी उसकी कलाई को पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। इयररिंग्स? उसे कुछ याद आया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने मन ही मन कहा, क्या आदित्य ने मुझे और असर को साथ में इयररिंग्स खरीदते हुए देख लिया था? ये सोचकर उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसकी मुट्ठी कस गई। शॉप में काम करने वाले स्टाफ ने जल्दी से जितने भी इयररिंग्स दुकान में मौजूद थे उसमें से अच्छे इयररिंग्स बोलकर टेबल्स पर सजा दिए। वहाँ एक से एक बढ़कर इयररिंग्स थे। प्लेटिनियम्स, डायमंड्स, गोल्ड, जैसी मर्जी आप लेना चाहें। आदित्य ने आरोही को आगे करते हुए कहा, देखो, तुम्हें कौन से पसंद हैं? आरोही ने आदित्य की तरफ देखा। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, आदित्य बोला, मैंने कहा देखो, तुम्हें कौन सी पसंद है? आरोही ने अपने होठों को काटा और धीरे से कहा, आदित्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही आदित्य ने उसके मुंह से ये सुना, उसने उसकी तरफ देखा और अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, सब के सब पैक कर दो। जैसे ही आरोही और स्टाफ ने उसकी बात सुनी, सब हैरान रह गए। लेकिन जल्दी से मैनेजर ने जवाब दिया, ठीक है सर। आरोही को इतने इयररिंग्स इयररिंग्स नहीं चाहिए थे। ये सब मिलकर करोड़ों रुपए के होंगे। उसने जल्दी से आदित्य की तरफ देखा और कहा, मैं लेती हूँ, मैं अभी लेती हूँ। आदित्य बोला, नहीं, बहुत देर हो चुकी है, सारे के सारे पैक कर दो। उसने आरोही को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। कुछ देर बाद आरोही के लिए सारे के सारे इयररिंग्स पैक करके तैयार थे। वहाँ से जाने से पहले आदित्य पीछे मुड़ा और मैनेजर की तरफ देखकर कहा, आने वाले 3 महीने में जितने भी नए इयररिंग्स आएंगे वो सारे मेरे घर पर पहुँचने चाहिए। आरोही ने हैरानी से आदित्य को देखा। वहीं मैनेजर ने अपना सिर झुकाकर कहा, ठीक है। आरोही का हाथ अभी भी उसने पकड़ा हुआ था और उसके पीछे शॉप का स्टाफ चल रहा था जिसके हाथों में वो सारे इयररिंग्स के बैग थे। उसने वो सारे बैग्स गाड़ी में रखने के लिए बोल दिए। बारिश की बूंदें उन्हें अभी भी भिगोए जा रही थी। आरोही के सारे कपड़े भीग चुके थे।
वो कांपना भी शुरू हो गई थी। वो पहले से ही बीमार थी और अब उसके बीमार होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए थे। आदित्य ने जब देखा कि वो छींक रही थी तो उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठने के लिए कहा। उसने जो इन दिनों उसकी केयर की थी, अब आरोही के दिलों में वो पूरी तरह से उतर गई थी। वो इंसान ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। आरोही उसके हाथ आरोही उसके साथ वापस घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो उसके साथ बैठ गई। रास्ते में रेड लाइट पर उनकी गाड़ी रुकी। आदित्य ने आरोही को देखा तो वो अपना पर्स पकड़े दुबक कर बैठी हुई थी। आदित्य को याद आया कि उसने अपने पर्स में वो इयररिंग रखे थे जो उसने असर के साथ लिए थे। उसने एकदम से उसका बैग ले लिया। उसमें से वो इयररिंग का पैकेट निकाला और बिना किसी वार्निंग के वो इयररिंग बाहर फेंक दी। आरोही ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तब तक वो उन्हें बाहर फेंक चुका था। आदित्य, तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। वो रोक नहीं पाई। ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? क्या हुआ? तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारे आशिक की दी हुई इयररिंग मैंने फेंक दी? आरोही को पूरा यकीन हो गया कि आदित्य ने उसे और असर को देख लिया था। उसने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है आदित्य, वो बस मुझे डिनर पर लेकर गया था। आदित्य ने उसे ताना मारते हुए कहा, डिनर पर? उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई, जैसे वो उसका मजाक बना रहा हो। आरोही को लगा जैसे उसने कुछ गलत समझ लिया है। उसने कहा, हम बस एक कैजुअल डिनर पर गए थे। ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो। हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। आदित्य ने कहा, मैंने तो कुछ समझा ही नहीं। वार्निंग इट। ग्रीन लाइट हो गई। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की। आरोही ने उस तरफ देखा जहां इयररिंग थी। उसकी नज़र वहीं थी। उसकी आंखों से आंसू आना बंद नहीं हो रहे थे। आदित्य ने भी देखा कि वो किस तरह से देख रही है और वो साथ में रो भी रही थी, जिससे आदित्य की पकड़ स्टीयरिंग पर बहुत मजबूत हो गई, इतनी कि वो उसे अभी के अभी उखाड़ सकता था। जब तक वो पेंट हाउस नहीं पहुँचे तब तक वो रोती रही। बाहर निकलकर आदित्य ने वो सब इयररिंग्स निकाल दिए जो उसने खरीदे थे। आरोही ने तब तक कार से निकल गई थी। आदित्य ने उसकी तरफ वो बॉक्सेस बढ़ाते हुए कहा, ये लो। आरोही ने उन बॉक्सेस से नज़र हटा ली और कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। आदित्य का मन कर रहा था कि वो इस औरत को जान से मार दे। ये हमेशा वही करती थी जो उसे पसंद नहीं था। उसने अब गुस्से में कहा, मैंने कहा ये लो। आरोही ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वो अंदर की तरफ जाने लगी। आदित्य ने पीछे से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो फिर हम अभी के अभी दूसरी ज्वेलरी शॉप पर चलेंगे और वहाँ से और भी इयररिंग्स तुम्हारे लिए लेंगे। जैसे ही आरोही ने सुना उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि वो आदमी कार खोल रहा था ताकि उसमें बैठ सके। आरोही जल्दी से उसके पास आई और उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए वो सारे बैग्स ले लिए। उसने कहा, नहीं, मैं ये ले रही हूँ। उसके बाद आदित्य बाहर था। वो अंदर आ गए। वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। केयर टेकर ने जब देखा कि आरोही पूरी तरह से गीली हो गई है तो वो भी परेशान हो गई। वो जल्दी से आरोही के पास आई और बोली, मैडम, आपको क्या हो गया है? मैं जल्दी से आपके लिए गर्म पानी तैयार करती हूँ। बाथरूम में उसके लिए गर्म पानी तैयार कर दिया। आदित्य अभी भी बाहर से वापस नहीं आया था। क्या वो बाहर ही था? वहीं आदित्य अपनी कार के सहारे खड़ा हुआ था। उसके कपड़े पूरी तरह से गीले हुए थे, लेकिन उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
उसने अपनी सिगरेट निकाली और अपनी मुंह में डाल ली। उसकी आंखें गहरी होती जा रही थी जैसे जैसे वो सिगरेट के लंबे कस भर रहा था। उसने फिर अंदर की तरफ देखा। क्या होगा आगे? आखिर आदित्य का ये कदम उसकी जिंदगी में क्या मोड़ लाएगा? क्या आरोही कभी इस रिश्ते से बाहर आ पाएगी? क्या उसे कभी आदित्य के टॉर्चर से मुक्ति मिलेगी? जानने के लिए कहानी में जुड़े रहिएगा। मिलेंगे कल कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।